रहा और सारे व्यापारियों ने सैकड़ों की तादाद में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में निगम की अस्थायी अतिक्रमण की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। आज सुबह हुई कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों को बाजार भी बंद रखा और निगम के खिलाफ जमकर आक्रोश भी दिखाया। इलाके के व्यापारियों का कहना है कि अस्थायी अतिक्रमण के नाम पर अवैध थड़ी ठेलों को हटाने की बजाय निगम की टीम दुकानों के अंदर से सामान लेकर चली गई। इसके अलावा व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज भी की। उनके मुताबिक कानून सम्मत चल रही दुकान के अंदर से सामान जब्त करना निगम का क्या अधिकार है? इन सारी बातों से गुस्साए व्यापारियों ने सड़क पर आकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि अस्थायी अतिक्रमण हटाने के नाम पर निगम प्रशासन चौथ वसूली कर रहा है। तो आज हद ही कर दी। सुबह 6 बजे आके दुकानों के अंदर से सामान लेके उनसे रिक्वेस्ट भी करी भाई साफ सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद ही लपड़ तप्पड़ करके अविवाद करके गाली गलौज देके सामान उठा के लेके उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने रसीदें काट दी 1000 की, 2000 की, 5-5 रुपए की। बहुत ज्यादा दादागिरी कर रखी है निगम वालों ने। जयपुर नगर निगम अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हर बार सवालों के घेरे में रहा है और जनता के बीच इस तरह की कार्रवाई से और ज्यादा गलत संदेश जा रहा है। आज भी पूरी नहीं हो पाई अजमेर नगर निगम की साधारण सभा। परकोटे के भीतर बसी बस्तियों के बिल्डिंग बायलॉज और कंपाउंडिंग रूल्स को लेकर पार्षदों का मतभेद आया सामने। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आज भी पूरी नहीं हो पाई। शहर के परकोटा इलाके के लिए बिल्डिंग बायलॉज और कंपाउंडिंग रूल्स बनाने के प्रस्ताव पर ज्यादा पार्षदों के मतभेद को देखते हुए अब तय किया गया है कि कल इस संबंध में महापौर की मौजूदगी में 2 घंटे तक आपत्तियां ली जाएंगी। बाद में 16 दिसंबर को फिर शुरू होने वाली साधारण सभा में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल परकोटा इलाके की सकरी गलियों में बेतरतीब निर्माण हो रखे हैं, जिसका क्या किया जाए इस बारे में फैसला किया जाना है, लेकिन बीजेपी पार्षदों के ही विरोध के चलते अब कल आपत्तियां ली जाएंगी। कुछ पार्षदों का कहना था कि सकरी गलियों में मदद पहुंचाने में परेशानी होती है, इसलिए नियमों को बदला जाए। वहीं कुछ पार्षद नियमों को बदलने के खिलाफ थे। अब स्कूल में खराब रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल की खैर नहीं, क्योंकि ऐसे खराब परफॉर्मर प्रिंसिपल की लिस्ट बनाई जा रही है और उनको भेजे जा रहे हैं नोटिस। 8वीं बोर्ड में खराब परीक्षा परिणाम रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोटा जिले के 145 प्रधान अध्यापकों को 17 CCA के नोटिस थमाए हैं। नोटिस में उन्हें राज्य कार्य में उदासीनता बरतने और लापरवाही का आरोपी माना है। दरअसल शिक्षण सत्र 2015-16 में इन स्कूलों के 50% से ज्यादा बच्चों को D ग्रेड मिली थी। सबसे ज्यादा खराब परिणाम इटावा पंचायत समिति क्षेत्र के प्रधान अध्यापकों का रहा। इटावा के 34, खैरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र के 28, सांगौद के 32, सुल्तानपुर ब्लॉक के 8, लाड़पुरा क्षेत्र के 21 और कोटा शहर के 22 प्रधान अध्यापकों को नोटिस जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए थे जिन स्कूलों में 8वीं का परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा है उनके संस्था प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाए। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने ये आदेश दिया है कि अब की बार जो पहली बार परीक्षा हुई है ये 8वीं की प्रमाण पत्र पूर्णता, तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने तय किया है कि 40% से जो है अगर वो जाता है बिलो तो जो है HM को नोटिस जारी किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन के हाल को ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाए हैं ताकि शिक्षा की नींव को बेहतर किया जा सके, मजबूत किया जा सके। देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अब प्रदेश में युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने पर फोकस करेगी। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने जब आज कार्यभार संभाला तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने भी सैनी को यही नसीहत दी। सरकार ने यूथ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की तो आज उनकी टीम ने कामकाज भी संभाल लिया। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी को नई जिम्मेदारी देने के साथ ही बीजेपी ने युवाओं को पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का टास्क भी दिया है। बुधवार को यूथ बोर्ड के अध्यक्ष समेत सदस्यों ने
जब काम संभाला तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत खुद पहुंचे और उन्होंने इन युवाओं को टास्क देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में यूथ को पार्टी से ज्यादा जोड़ा जाए। हमारे देश की सबसे मजबूत शक्ति हमारी युवा शक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेंद्र सैनी अपने कार्यकाल में पूरे राजस्थान प्रदेश की युवा शक्ति को संगठित करके राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं यूथ बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने कहा कि वे प्रदेश में युवाओं की गतिविधियां बढ़ाने का काम तो करेंगे ही, साथ ही अलग अलग आयोजन भी युवाओं के लिए करेंगे। भूपेंद्र सैनी ने कहा कि युवाओं के बीच बीजेपी के विचारों को लेकर वे पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। एक यूथ फेस्टिवल जो है वो हम पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में ऐसा यूथ फेस्टिवल हो, उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे और सीएम साहब से उसके लिए मार्गदर्शन लेंगे। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का तो दावा किया, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि वे किस सीट से टिकट का दावा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दावा करने से पहले उनको यूथ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत करने का काम करके दिखाना होगा। डीडवाना की देवयानी जांगीर ने आरएस परीक्षा में महिला वर्ग में टॉप करके डीडवाना का नाम रोशन किया है। वहीं इसी परीक्षा में भरतपुर के अनिल कुमार सिंगल ने ऑल ओवर टॉप किया है। डीडवाना की बेटी के बाद अब डीडवाना की बहू ने डीडवाना का नाम रोशन किया है। डीडवाना की बहू देवयानी जांगीर ने आरएस में महिला वर्ग में टॉप किया है। वहीं प्रदेश स्तर पर देवयानी तीसरे स्थान पर रही है। देवयानी ने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता हासिल की है। देवयानी वनस्थली विद्यापीठ में बायोटेक की छात्रा रही है और फिलहाल अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती हैं। देवयानी की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है और उनके सास ससुर बहू बेटियों को पढ़ाने की अपील कर रहे हैं ताकि वो दो परिवारों को रोशन कर सकें। पहले प्रयास में ही इसने सफलता हासिल की है और करीब 4 महीने की कोचिंग के बाद में सफलता हासिल की है। बहुत परिवार को हमारे को बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले पिछली साल आए 2012 के आरएस रिजल्ट में भी डीडवाना की राधिका काकरा ने टॉपर करके डीडवाना का नाम रोशन किया था। सीएम वसुंधरा राजे पहुंची अलवर के बघेरी कला गांव। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना के घर पहुंचकर ढाढस बजाया। हाल ही मंत्री के पिता का हुआ था निधन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अलवर में बघेरी कला गांव पहुंचकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना सहित उनके परिजनों को ढाढस बंधाया। भड़ाना के पिता का हाल ही में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री यहां हेलीकॉप्टर से पहुंची। उनके स्वागत के लिए हेलीपैड के पास लगे शामियाने में कुछ ही बीजेपी नेताओं को जाने की अनुमति दी गई थी। वहीं इस दौरान पहुंचे किशनगढ़ बास विधायक रामहेत यादव ने अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट एसपी और कलेक्टर को सौंपी, लेकिन एसपी ने गिने चुने लोगों की ही अनुमति दी। उनका कहना था कि जिला अध्यक्ष ने जो उनको लिस्ट दी है उनके अनुसार ही लोगों को अंदर आने देंगे। इस पर विधायक रामहेत यादव और एसपी के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। सीएम वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गुरुवार की सुबह जयपुर एयरपोर्ट के अध्याय में जोड़ देगी एक सुनहरा पन्ना। जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा कैट 3B लाइटिंग से लैस। इसके बाद कोहरे व कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट कर सकेगी जयपुर एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड। हवाई यातायात में कोहरा सबसे बड़ी बाधा होती है। ट्रेन से ट्रेंड पायलट भी तभी विमान की लैंडिंग करवा सकता है जब विजिबिलिटी क्लियर हो, लेकिन देश के चुनिंदा एयरपोर्ट ही है जहां कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट्स की लैंडिंग हो पाती है। लेकिन अब जयपुर एयरपोर्ट भी उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है। जी हां, अब जयपुर एयरपोर्ट पर 125 मीटर की विजिबिलिटी में भी फ्लाइट की लैंडिंग आसानी से हो सकेगी, क्योंकि अब जयपुर एयरपोर्ट कैट 3B लाइटिंग सिस्टम से लैस हो गया है। इस तकनीक के माध्यम से अब घने कोहरे में भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग आसानी से हो सकती है। इस तकनीक को अंतिम रूप देने के लिए एयरपोर्ट ने नोटम लिया है, यानी एक ऐसा समय जब एयरपोर्ट पर हवाई यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। ये नोटम आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 5:30 तक रहेगा। इस दौरान कैट 3B लाइटिंग को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस दौरान कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड होगी और ना ही जयपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो पाएगी। इसके चलते करीब 13 फ्लाइट्स प्रभावित होगी, लेकिन इससे यात्रियों को ज्यादा समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने पहले से ही एयरलाइंस को बता दिया था कि वह नोटम कब व किस समय लेने जा रहा है। कैट 3B जो ILS सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं, इसमें जो विजिबिलिटी रेंज जो है वो कम हो जाती है। यू कैन लैंड एट 125 मीटर विजिबिलिटी, जो कि अभी 550 है। तो जब धुंध का मौसम होगा तो उसमें प्लेन जो है 125 मीटर की विजिबिलिटी तक लैंड कर सकती है। कैट 3B लाइटिंग से लैस होने के बाद जयपुर एयरपोर्ट की कैटेगरी दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट के समकक्ष हो जाएगी। ऐसे में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने की संभावनाएं जयपुर एयरपोर्ट पर और अधिक बढ़ जाएगी। कोटा में एक युवती नहर में कूदी। उस युवती को बचाने के लिए युवक नहर में कूदा। युवक को वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन लड़की की तलाश निगम के गोताखोर अब भी कर रहे हैं। कोटा में एक युवती ने नहर में मौत की छलांग लगा दी और उसे बचाने के लिए उसका प्रेमी भी नहर में कूद गया। बताया जा रहा है कि नहर में कूदे युवती की सगाई भी हो चुकी थी। इसी बात को लेकर युवती परेशान थी और उसने नहर में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए युवक भी कूदा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कोशिश कर युवक को तो बचा लिया, लेकिन युवती का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। युवती की तलाश के लिए निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और नहर में युवती की तलाश की जा रही है। परसों एक लड़की रीचा कटारा ने छलांग लगा दी। उसको बचाने के लिए एक युवक भी कूद गया। उसका बाद में हमें पता पड़ा था कि वो लड़का आशीष भारद्वाज करके। दोनों को गांव के जो लोग हैं तेरा के, उन्होंने बचाने का प्रयास किया। उनमें से एक आशीष भारद्वाज को बचाया, लेकिन अभी लड़की के नहर में कूदने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो नगर निगम की रेस्क्यू टीम को भी किसी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली है। बाद में लड़के से पूछताछ के बाद ही इस हादसे लड़की की छलांग लगाने की वजह का खुलासा हो पाएगा। देश की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जोधपुर जेल से जुड़ा एक और विवाद। पैरी खुद दे रहे हैं अपराध को बढ़ावा। जेल पैरी ने अपराधियों को सप्लाई करने के लिए जूतों में छिपाई अफीम। जोधपुर जेल में कैदियों के भागने के प्रयास का मामला शांत भी नहीं हुआ कि जेल के पहरेदारों ने कैदियों को सह देना शुरू कर दिया। केंद्रीय कारागृह के एक कैदी को जूतों में अफीम ले जाते जांच में पकड़ा गया है। उसे राधा नाड़ा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पैरी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। वह अफीम कहां से लाया है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति से लेके अवैध रूप से रखी हुई अफीम जो प्लास्टिक के चप्पल सैंडल में छुपाई हुई थी को जेल के अंदर भिजवाना चाहा। बाहर लगी RSC की गार्ड ने चेकिंग के दौरान ये अवैध निषिद्ध पदार्थ, काला पदार्थ जो अफीम होना बताया, जिसको जब्त किया गया। बीते दिनों पैरी के जूतों से 91 ग्राम अफीम मिली थी, जिसे वो बाद में जेल में बंद कैदियों को सप्लाई करने वाला था। जयपुर के चोमू में उप सरपंच के भाई पर हुई फायरिंग। बाल बाल बचा शख्स। आपसी रंजिश के चलते हुए फायरिंग करने का लगाया जा रहा है अंदेशा। चोमू के सामू थाना क्षेत्र के गुजरों की ढाणी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां घर में सो रहे व्यक्ति पर अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की। सूचना पर सामू थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह पुलिस में जाप्ते मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं मौके से 9 mm का छर्रा भी बरामद किया। इस फायरिंग में सुरज्ञान सिंह गुजर बाल बाल बच गया। गोली दीवार पर सीधी जाकर लगी, जिससे वो बच गया। वहीं पीड़ित का भाई उप सरपंच भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक सुरज्ञान सिंह का किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद हमला करने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है पुलिस। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के मेरापता गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। बारां के मेरापता गांव में हीरालाल और राजेंद्र नामक युवक गांव के चौराहे पे खड़े थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते लगभग 8-10 लोगों ने धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया और दोनों को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। वहीं शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
घटना ये हुई कि वहाँ से एक लड़का आया था, वहाँ पास में दुकान थी, उसके पास में दारू का ठेका था, वो दारू लेने पता नहीं क्या लेने दारू पी रहा था। उसने गाली गलौज की, हीरा लाल ने उसके 1-2 थप्पड़ दे दिया। वो वहाँ से गया, जाके गांव में जाके उनके घर वालों को सबको बुला के 15-20 आदमी आए, तलवार लेके, डंडा से धारे लेके, और आते हमला कर दिया, उनको काट दिया और वो एक कोट था उसकी देंते पटक दी। पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। 15 साल की रेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, अब तक नहीं हो सकी है आरोपियों की गिरफ्तारी। बांसवाड़ा के बुमड़ा थाना इलाके की रहने वाली एक रेप पीड़िता नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले नाबालिग का अपहरण कर उसे एमपी के भिंड जिले में एक युवक को 80,000 रुपए में बेच दिया गया, जिसने नाबालिग के साथ 5 महीने तक रेप किया। एक दिन वो मौका देखकर भाग निकली और थाने पहुंची, जिसे बाद में एमपी पुलिस ने बुमड़ा थाने पहुंचा दिया। नाबालिग का मेडिकल कराने पर वो गर्भवती निकली और कल रात उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। वहीं पुलिस तमाम कोशिशों के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ सकी। घटना प्रकरण दर्ज होने के 6 माह पहले की है। इस संबंध में थाने पर किसी प्रकार की कोई उसके वारिसान द्वारा सूचना नहीं दी गई। बालिका स्वयं ने आकर प्रकरण दर्ज कराया है। हमारे द्वारा बालिका का मेडिकल मुआयना करवा लिया है। रेप पीड़िता नाबालिग पहले से ही परेशान थी, लेकिन अब इसकी छोटी सी उम्र में मां बनने से उसकी परेशानी कई गुना और बढ़ गई है। गुरुवार की सुबह जयपुर एयरपोर्ट के अध्याय में जोड़ देगी एक सुनहरा पन्ना। जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा कैट 3B लाइटिंग से लैस। इसके बाद कोहरे व कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट कर सकेगी जयपुर एयरपोर्ट पर आसानी से लैंड। देश में महिलाओं पर आज भी अत्याचार और जुल्म ढाए जाते हैं। इसी जुल्मों को देखते हुए गांव से शहर आए 2 कलाकारों ने कला का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे महिलाओं का सम्मान और बढ़ गया। पेड़ से लटकी हवा में लहराती ये कठपुतलियां जरूर निर्जीव है। ये सही है कि इन कठपुतलियों में बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेड़ ऐसा संदेश दे रहा है जिससे महिलाओं का सम्मान और बढ़ जाता है। पेड़ पर लगी सबसे बड़ी कठपुतली के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आज महिलाएं टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। इन कठपुतलियों में अपनी मेहनत से अपना नाम कमाने वाली साहिना नेहवाल भी दिखाई जाएगी और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी। इन कठपुतलियों में वसुंधरा राजे भी देख लीजिए और कल्पना चावला भी। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस पेड़ का डिजाइन किया गया है। एक नारी कठपुतली है तो ये नारी को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो नारी सशक्तिकरण का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया जा सकता है इसके थ्रू, तो हमने वो कोशिश की। राजस्थान का कल्चर है उसको लेकर क्यों ना हमने एक अच्छा इंस्टॉलेशन करे, वहीं से ये जनरेट किया। पूरा 1 मंथ का इसका हमारा इसको बनाने में लगा। कठपुतली के जरिए संदेश देने का ये तरीका बिल्कुल निराला है। आज हम ये जानते हैं कि महिलाओं ने विश्व स्तर पर अपनी कामयाबी हासिल की है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। सूरतगढ़ के भाटिया आश्रम ने आरएएस भर्ती परीक्षा परिणाम में एक बार फिर इतिहास रचा है। आश्रम के 31 छात्र छात्राओं ने आरपीएससी द्वारा घोषित परिणाम की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। भाटिया आश्रम द्वारा पिछले कई वर्षों से महज 200-250 रुपए के नाम मात्र के शुल्क पर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और यह शुल्क भी छात्रों को निःशुल्क नोट्स और टेस्ट सीरीज देने में खर्च किया जाता है। आश्रम के प्रेरणा स्रोत प्रवीण भाटिया खुद इतिहास के व्याख्याता है। आरपीएससी द्वारा ताजा घोषित परीक्षा परिणामों में भाटिया आश्रम की सफलता कई मायनों में विशेष है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को तैयारी करवाने वाले अधिकांश अध्यापक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिन्होंने इसी आश्रम के विद्यार्थी रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाई और अब सरकारी सेवा के बाद बचे समय में यहाँ के विद्यार्थियों को निःशुल्क अपने अनुभव बांट रहे हैं। मोटो है बहुत ही ईमानदार, समर्पित
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बनाना, ताकि वे फील्ड में जाकर जनहित और लोकहित के कार्य कर सकें और जो व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठा हुआ है उसकी समस्याओं का निस्तारण कर सकें। पिछले साल भी आरएस भर्ती परीक्षा परिणाम में इसी आश्रम के 42 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की थी। आज की इस सफलता के बाद सूरतगढ़ में जश्न का माहौल है। प्रतापगढ़ में नोटबंदी के बाद किसानों को झटका लगा। किसानों को लगा कि अब कैश नहीं है तो उनकी उपज कौन खरीदेगा। कुछ समय के लिए कृषि मंडी बंद भी करनी पड़ी, लेकिन अब कृषि मंडी में चारों ओर रौनक का माहौल है। प्रतापगढ़ कृषि मंडी में किसान अब पूरे कैशलेस तरीके से माल बेच रहे हैं। यही नहीं, कैशलेस तरीके से माल बेचने के लिए किसानों का मेला सा लगा हुआ है। नोटबंदी के शुरुआती दौर में प्रतापगढ़ में किसान परेशान दिखे, लेकिन इसी बीच कृषि उपज मंडी ने चेक से भुगतान का नियम लागू कर दिया। किसानों को भी ये बात जल्द समझ में आ गई कि अब माल बेचना है तो कैशलेस होना ही पड़ेगा, और नतीजा यह हुआ कि किसान फिर से मंडी में लौटे, वे भी पूरे उत्साह के साथ। और अब तस्वीर ये है कि मंडी में माल की बम्पर आवक हो रही है और माल खूब बिक रहा है, वो भी पूरे कैशलेस तरीके से। मंडी के सचिव मदन गुर्जर की माने तो किसान अब चेक, एनईएफटी आदि से पेमेंट ले रहे हैं। कैश में कोई काम नहीं किया जा रहा। किसान भी नोटबंदी के सफर में सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। किसानों से सामूहिक बैठक करने, प्रशासन के साथ करने के बाद हमने जो सब जनों ने मिलकर हमने एक प्रयास किया, सकारात्मक प्रयास किया, जिसमें किसानों ने, व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया और हमारी मंडी निर्बाध रूप से चल रही है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ की मंडी जानी मानी मंडी है, जहां पर प्रतापगढ़ से ही नहीं मध्य प्रदेश से भी कई किसान बड़ी संख्या में माल बेचने आते हैं। जब छोटे मोटे किसान कैशलेस हो सकते हैं तो बड़े व्यापारी क्यों नहीं। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों के आराम में पड़ रहा है खलल। पार्क के आसपास हो रहे शोर से पक्षी हो रहे परेशान। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पक्षियों की आंखों की नींद और सुकून लुट गया है। शादी ब्याह के मौके पर साइलेंस जोन में रात भर बजने वाले डीजे और शोरगुल ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। घना के पास बने मैरिज होम, होटल और रेस्टोरेंट उद्यान के परिंदों की जान के दुश्मन बन गए। रात में सोने वाले 25 शोर सुनकर सहम जाते हैं। हालांकि सरकार ने साल 2012 में उद्यान के 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया था। इस इलाके में तेज हॉर्न, डीजे और आतिशबाजी पर पाबंदी है, फिर भी धड़ल्ले से नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भेजा हुआ है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का, उसको पार्क बाउंड्री से 500 मीटर का इसमें ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ से भेजा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। तो वही है कि 500 मीटर का इको सेंसिटिव जोन का घोषित करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल इस ऑफिस से भेजा। स्वर्ग कहे जाने वाले केवलादेव नेशनल पार्क की सुरक्षा पर अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ आने वाले माइग्रेटरी बर्ड यहाँ आना बंद कर देंगे और पक्षियों के इस सैरगाह में पक्षियों की संख्या पर संकट मंडराने लग जाएगा। लोधी के रेस्क्यू सेंटर में 3 हिरणों की मौत के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने किया रेस्क्यू सेंटर में हंगामा। रेस्क्यू सेंटर के अधिकारियों से किया जवाब तलब। लोधी रेस्क्यू सेंटर में घायल 3 हिरणों की मौत के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने रेस्क्यू सेंटर का घेराव कर रेस्क्यू अधिकारियों से जवाब तलब किया। मामले में उस वक्त तुल पकड़ लिया जब एक घायल हिरण को डॉक्टर द्वारा जोधपुर रेफर किए जाने के बाद रेस्क्यू कर्मियों ने उसे रेफर नहीं किया, जिस हिरण की मौत हो गई। दरअसल लोधी रेस्क्यू सेंटर में अलग अलग गाँव से 3 हिरण गंभीर घायल अवस्था में रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जहाँ 2 हिरणों के उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को डॉक्टर ने जोधपुर रेफर कार्ड बनाकर जोधपुर भेजने को कहा। एक तरफ प्रदेश में हिरण शिकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कई हिरण कुत्तों के शिकार भी हो रहे हैं, जिसके चलते 3 हिरणों की मौत के बाद मामला गरमा गया।